Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with Us in Commerce. In this video, we are going to discuss 10 expected MCQs on the Companies Act 2013 from Unit 9 Legal Aspects of Business. This is part 2 of the video containing specific MCQs on types of companies. Before starting, please ensure that you have subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So without delaying any further, let's start with the video. Question 1. In case of a company limited by guarantee, the liability of the members can be enforced. Options are at any time when the company so decides, only at the time of winding up of the company, only by an order of the court, and last only by an order of registrar of companies. तो देखिए, अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऐसा नहीं होता है कि कंपनी जब भी डिसाइड करेगी कि हमें लाइबिलिटी इन्फोर्स करनी है मेंबर्स की तब वो इन्फोर्स कर देगी. सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकती है. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है ओनली एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. इट इज़ करेक्ट. कंपनी जो है वो लाइबिलिटी को इन्फोर्स कर सकती है सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे. तो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी करेक्ट नहीं है. दैट इज़ ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और only by an order of registrar of companies. So the correct option is only at the time of winding up of the company. Second question, dash in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. The options are associate company, subsidiary company, investing company or none of the above. तो यहाँ पर पूछा गया है एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका रिलेशन है दूसरी कंपनी से और उस दूसरी कंपनी का इस कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है. ठीक है. तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब होता है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के एटलीस्ट 20% उसके पास उसकी टोटल वोटिंग पावर होती है या कंट्रोल होता है या उसके डिसीजंस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो 20% से लेकर अगर 50% तक वो पावर है तो वो कंपनी जो है उसके साथ रिलेशन होगा, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा. क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी. ठीक है. और यहाँ पर उसने बोला है विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी. सो द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज अबाउट हैविंग कंट्रोल अप फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 20% टिल 50% एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी. इसमें हम जॉइंट वेंचर कंपनी को भी इंक्लूड कर सकते हैं. सो आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस क्या ऑप्शन होगा हमारा? आंसर विल बी एसोसिएट कंपनी. सो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी कि जिस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा और जिसमें जॉइंट वेंचर कंपनी को भी इंक्लूड किया जा सकता है. Third question is private company means a company which by dash prohibits any invitation to dash to subscribe for any securities of the company. The options are its articles any person, its articles the public, its memorandum any person, its memorandum the public. तो अगर देखा जाए तो ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस आपको सिर्फ दो बातें पूछ रहा है आपसे. ऑप्शंस मतलब दे रहा है एक तरह से आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के बीच में, एनी पर्सन और द पब्लिक के बीच में. तो देखिए बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को लेके उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताता है. और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बट आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, मतलब बाहर के लोगों को अगर जानना हो कि कंपनी किस लिए फॉर्म की गई है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी में कितनी कैपिटल है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सब जानने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाता है. तो इन दोनों ऑप्शन में से अब कंपनी कह रही है वो प्रोहिबिट कर रही है, तो किस चीज इन्विटेशन प्रोहिबिट कर रही है इन्विटेशन, तो वो किसके थ्रू कर सकती है? आर्टिकल्स के थ्रू कर सकती है. और किसको प्रोहिबिट कर रही है? किसी सिर्फ एक पर्सन को नहीं कर रही है, पब्लिक को कर रही है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इट्स आर्टिकल्स द पब्लिक. सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. Question 4. Which of the following requirements does not apply to a one-person company? The options are annual return, annual accounts, annual general meeting, board of directors report. तो सबसे पहले वन पर्सन कंपनी कौन सी होती है? वन पर्सन कंपनीज इंट्रोड्यूस की गई थी कंपनीज एक्ट 2013 में, और ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक पर्सन होता है एज मेंबर. तो अब कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करनी है? एनुअल रिटर्न,
वो उनको प्रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक है। एनुअल अकाउंट्स वो भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो उससे एग्जाम्प्ट होती है वन पर्सन कंपनी एज पर सेक्शन 96 सब सेक्शन 1, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी उनको प्रिपेयर करनी होती है। सो द वन पर्सन कंपनी does not have to conduct a annual general meeting. So the correct option is annual general meeting. Next question, ABC Private Limited with a paid up share capital of rupees 40 lakhs and annual turnover of rupees 120 lakhs is a wholly owned subsidiary of XYZ Limited, a listed company. Can ABC Private Limited be called a small company? The options are yes, because the paid up share capital and annual turnover of ABC Limited is not exceeding the limit as specified in the definition of small company. No, because the annual turnover of ABC Limited is exceeding the limit as specified in the definition of small company. Third, no, because ABC Limited is a wholly owned subsidiary company. And last, none of the above. तो यहाँ पर स्मॉल कंपनी के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं स्मॉल कंपनी का, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 में। सबसे पहले एक स्मॉल कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी नहीं होती है। अब इसकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की क्या कंडीशंस हैं? हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद इन द ओवर लिमिट ऑफ 10 करोड़, और हुज टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग financial year does not exceed ₹2 crore or such higher amount as may be prescribed within the overall limit of 100 crore. तो पेड अप शेयर के लिए 50 लाख विद द अपर लिमिट ऑफ 10 करोड़ और टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ विद द अपर लिमिट ऑफ 100 करोड़। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी कहलाई जाएगी। लेकिन ये जो नीचे हमें ये 3 ऑप्शंस दी गई हैं, ये 3 ऑप्शंस अगर ये आपकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की कंडीशंस फुलफिल भी हो रही है, बट अगर इन तीनों में से कोई भी केस है तो भी कंपनी जो है वो नहीं कहलाई जाएगी स्मॉल कंपनी। वो क्या है? या तो वो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, ठीक है। तो अब हमने कंडीशंस देख ली हैं। अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ABC प्राइवेट लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल 40 लाख्स है और टर्नओवर जो है वो 120 लाख्स है, लेकिन साथ में कहा गया है वो सब्सिडरी है XYZ लिमिटेड की। तो ये 3 केसेस में से एक केस था जहां पर अगर पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की कंडीशन पूरी हो भी गई तो भी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नो, बिकॉज ABC लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC ओनली इफ ही इज डैश। ऑप्शंस क्या हैं? अ नेचुरल पर्सन एंड एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, अ नेचुरल पर्सन एंड अ रेसिडेंट इन इंडिया, एंड द लास्ट ऑप्शन इज अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। तो एक पर्सन जो है वो कब OPC इनकॉर्पोरेट कर सकता है? जब वो नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो और रेसिडेंट हो इंडिया का। सो द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डॉर्मेंट कंपनी? द ऑप्शंस आर कंपनी फॉर्म्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट or to hold an asset or an intellectual property, has no significant accounting transaction, has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years, and last cannot be converted into active company. तो एक डॉर्मेंट कंपनी कौन सी होती है? एज पर सेक्शन 455 एक डॉर्मेंट कंपनी जो है वो होती है जो कंपनी फॉर्म की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या किसी फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करती है। मतलब रजिस्ट्रार को फ़ी पे कर सकती है वो, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स एक्ट के फुलफिल करने के लिए भी, शेयर अलॉटमेंट के लिए भी, जो शेयर अलॉट जो है उसकी फ़ीस है उसके लिए भी, या ऑफिस को मेंटेन करने के लिए जो फीस है वो भी वो पे करे, ठीक है। अब वो कोई एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स भी फाइल नहीं करेगी। लेकिन लास्टली क्या वो कन्वर्ट नहीं की जा सकती एक्टिव कंपनी में? ऑफ कोर्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव कंपनी बाय फुलफिलिंग अ फॉर्म, बाय फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स एज सजेस्टेड बाय कंपनीज एक्ट। हम डॉर्मेंट कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव कंपनी में। सो दिस इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डॉर्मेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Company XYZ is a private company which is a subsidiary of a public company and has a paid up capital of rupees 8 lakh with a total number of 65 members, not including those in the employment of the company. This makes XYZ a, options are public company, private company, listed company, unlisted company. सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी बात नहीं की गई है कि कंपनी के शेयर्स रजिस्टर्ड थे स्टॉक एक्सचेंज पे कि नहीं थे, कंपनी रजिस्टर्ड थी कि नहीं थी स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इस हिसाब से हमारे लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी ये दोनों ऑप्शंस निकल जाती हैं। अब XYZ कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, और एक्ट कहता है कि जैसे ही एक प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है पब्लिक कंपनी की, उसको रेगुलेट किया जाएगा लाइक अ पब्लिक कंपनी। तो इसके हिसाब से कंपनी XYZ जो है वो एक पब्लिक कंपनी बन जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पब्लिक कंपनी। 9th question, which is the company on whom requirement of minimum share capital does not apply, does not declare dividend to members, need not use the words limited or private limited in its name, and no requirement of minimum number of directors or independent directors applies? The options are Section 8 company, government company, foreign company and dormant company. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया है हमें इनमें से कंपनी आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी कंपनी जिसके ऊपर कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसको डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता है मेंबर्स को, वो अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करने की उनको ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनके ऊपर कंडीशंस अप्लाई होती है रिगार्डिंग डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ऐसी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनीज होती हैं हमारी सेक्शन 8 कंपनीज, दैट इज कंपनीज फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। So the correct answer is Section 8 company. Last question. A natural person dash a member of more than one OPC at any point of time and the said person dash nominee of more than one OPC. The options are shall not be, maybe, shall not be, maybe, shall not be. तो एक तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि एक नेचुरल पर्सन, अभी हमने क्वेश्चन में पीछे किया था कि OPC इनकॉर्पोरेट जो है वो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। तो एक जो नेचुरल पर्सन है क्या वो एक से ज़्यादा ओपीसी का मेंबर हो सकता है? मतलब आपको बताना है शेल नॉट बी और मे बी में से। उसके बाद कहा गया है और वही पर्सन क्या नॉमिनी हो सकता है एक से ज़्यादा ओपीसी में? तो उसके लिए भी हमारे पास शेल नॉट बी और मे बी है। तो सिंपली आपको बताना है कि क्या एक नेचुरल पर्सन जो है वो मेंबर हो सकता है एक से ज़्यादा ओपीसी में? नहीं, एक नेचुरल पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकता है, और ना ही वो पर्सन नॉमिनी हो सकता है एक से ज़्यादा कंपनी में। तो दोनों ही केसेस में हमारी ऑप्शंस हैं शेल नॉट बी, शेल नॉट बी। सो अ नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम and the said person shall not be nominee of more than one OPC. So the correct option will be shall not be, shall not be. That's all for today. Thanks for watching the video. Hope all the questions were clear to you. In case of any query, please comment down below. And if you haven't subscribed to our channel, please subscribe. We will meet you soon with another video. Till then, happy learning.